शाम का वक्त था। गांव के अंतिम छोर पर स्थित एक जर्जर झोपड़ी के बाहर सावित्री चूल्हे की राख साफ कर रही थी। तभी पगडंडी पर धूल उड़ाता हुआ आर्यन आता दिखाई दिया। उसके हाथ पर एक फटा हुआ झोला था और पैरों की फटी चप्पलों में कीचड़ लगा था। माँ, ओ माँ, जरा पानी देना, गले में कांटे चुभ रहे हैं। आ गया मेरा बेटा, आज तो चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। क्या हुआ आर्यन, आज फिर जमींदार के मुंशी ने कुछ कहा क्या? मुंशी की क्या बात करे माँ, आज तो हद ही हो गई। दिन भर चिलचिलाती धूप में गेहूं की बोरियां ला दी। शाम को जब पगार मांगने गया तो कहता है कि अभी हिसाब नहीं हुआ, कल आना। माँ, क्या उन्हें नहीं दिखता कि हमारे घर में कल रात से चूल्हा ठीक से नहीं जला? धीरज रख बेटा, बड़े लोगों की बातें बड़ी होती हैं, तू गुस्सा मत कर। गुस्सा कैसे ना आए माँ, उसने सबके सामने कहा कि तुम जैसे मजदूरों की औकात ही क्या है, जब चाहे काम से निकाल दें। माँ, क्या गरीब होना कोई गुनाह है? मैं पढ़ लिखकर भी आज दूसरों की गुलामी कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास जमीन नहीं है। नहीं बेटा, गरीबी गुनाह नहीं है। गुनाह तो वो है जो बेईमानी से महल खड़ा करता है। तू देख लेना, तेरे पिता हमेशा कहते थे कि जो पसीने से रोटी कमाता है उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर होता है। तू बस हार मत मान। हार तो नहीं मानूंगा माँ, पर अब यहाँ गांव में दम घुटता है। मैंने फैसला कर लिया है, कल सुबह मैं शहर जा रहा हूँ। सुना है वहां लाला धनीराम की बहुत बड़ी मंडी है। वहां पढ़ा लिखा लड़का चाहिए जो हिसाब रख सके। अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं इस नरक से तुम्हें बाहर निकालूंगा। तभी पड़ोस के मुखिया जी वहां से गुजरे। उन्होंने आर्यन की बातें सुन ली थीं। अरे आर्यन, शहर जाने की बात कर रहा है? बेटा, शहर बहुत बेरहम होता है। वहां की चमक धमक में लोग अपनों को भूल जाते हैं। और वो लाला धनीराम, सुना है वो एक एक पैसे का हिसाब खून चूस कर लेता है। राम राम मुखिया जी, मैं जानता हूं रास्ता मुश्किल है, पर यहां रहकर रोज जलील होने से अच्छा है कि कहीं और जाकर मेहनत करूं। कम से कम वहां मेरी काबिलियत की तो कद्र होगी। बात तो तेरी सही है, तू शुरू से ही जिद्दी और ईमानदार रहा है। जा बेटा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। बस इतना याद रखना, शहर की हवा में अपनी मिट्टी की खुशबू मत खो देना। मुखिया जी, इसे समझाओ, मेरा एक ही बेटा है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हर हफ्ते पत्र भेजूंगा और जैसे ही थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे मैं तुम्हें भी वहीं बुला लूंगा। हम एक पक्का घर बनाएंगे माँ, जहां बारिश में छत नहीं टपकेगी। रात को दोनों माँ बेटे ने सूखी रोटी और नमक खाया। आधी रात को आर्यन अपना झोला तैयार कर रहा था। बेटा, एक बात गांठ बांध ले, वहां तुझे बहुत से लालच मिलेंगे। लोग कहेंगे कि थोड़ी सी हेरा फेरी कर ले, अमीर बन जाएगा। पर तू कभी मत डगमगाना, तेरी सच्चाई ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। माँ, मैंने बचपन से तुम्हें अभावों में मुस्कुराते देखा है। तुमने सिखाया है कि झूठ की मलाई से अच्छी सच की सूखी रोटी होती है। मैं वादा करता हूं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा सिर झुक जाए। जीता रहे मेरे लाल, सुबह जल्दी उठना है, अब सो जा। अगले दिन भोर होते ही आर्यन ने माँ के पैर छुए। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसने मुड़कर एक आखिरी बार अपनी झोपड़ी को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा संकल्प था। करीब 3 घंटे के सफर के बाद वो शहर पहुंचा। शहर की शोर शराबे वाली गलियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां और ऊंची इमारतें देखकर वो थोड़ा ठिठका। पूछते पाछते वो लाला धनीराम की हवेली नुमा दफ्तर के बाहर पहुंचा। दरवाजे पर एक गार्ड ने उसे रोका। कहाँ जा रहा है रे छोकरे? इधर भीख मांगना मना है। भैया, मैं भीख मांगने नहीं आया। मेरा नाम आर्यन है। मैं लाला जी से काम के लिए मिलने आया हूं। लाला जी से मिलना इतना आसान है क्या? बड़े बड़े सेठ लाइन में खड़े रहते हैं। तू जा यहां से, वरना धक्का देकर बाहर निकाल दूंगा। आप अपनी ड्यूटी कीजिए भैया, पर मुझे एक बार बात करने दीजिए। मैं यहां से तब तक नहीं हिलूंगा जब तक लाला जी बाहर नहीं आते। करीब 2 घंटे वो धूप में खड़ा रहा। तभी एक लाल रंग की बड़ी गाड़ी रुकी। उसमें से एक भारी भरकम शख्स उतरा। वे लाला धनीराम थे। प्रणाम लाला जी, मेरा नाम आर्यन है। मैं गांव से आया हूं। मुझे काम की सख्त जरूरत है। काम? यहाँ सब मजदूर लगे हुए हैं। जा, मुंशी से मिल ले। मालिक, मैं सिर्फ मजदूरी नहीं,
आपका हिसाब किताब भी संभाल सकता हूं। मैंने गणित में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। बस एक मौका देकर देखिए। पढ़े लिखे हो? आजकल के पढ़े लिखे लड़के बहुत चालाक होते हैं। 2 दिन काम करते हैं और तीसरे दिन तिजोरी साफ करके गायब। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? मालिक, भरोसा कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। आप मुझे 7 दिन बिना पगार के काम पर रखिए। अगर आपको मेरे काम या मेरी ईमानदारी पर जरा भी शक हो तो मुझे बिना कुछ दिए बाहर निकाल दीजिएगा। 7 दिन मुफ्त काम? बड़ा हौसला है तुझ में। ठीक है, कल सुबह 8 बजे आ जाना। अगर देरी हुई तो मौका हाथ से निकल जाएगा। शुक्रिया मालिक, मैं समय का पाबंद रहूंगा। जैसे ही लालाजी अंदर गए, पास ही खड़ा मुंशी गजाधर, जो लालाजी का पुराना मुंशी था, आर्यन को घूरने लगा। बड़ा आया बिना पगार वाला। बेटा, यहाँ 7 दिन टिकना पहाड़ तोड़ने जैसा है। देखूंगा तेरी ईमानदारी कितने दिन चलती है। मुंशी जी, ईमानदारी चलती नहीं, जीती जाती है। कल मिलते हैं। अगली सुबह जब शहर की गलियों में अभी शोर शुरू ही हुआ था, आर्यन गोदाम के लोहे के गेट पर खड़ा था। ठीक 8 बजते ही भारी गेट चरमराते हुए खुला। मुंशी गजाधर हाथ में एक मोटी सी डायरी और पान चबाते हुए बाहर निकला। ओहो, तो गांव का छोरा हाजिर हो गया। मुझे लगा था शहर की चकाचौंध देखकर रास्ता भूल गया होगा। प्रणाम मुंशी जी। रास्ता नहीं भूला हूं, बल्कि मंजिल की तलाश में आया हूं। बताइए, आज मुझे क्या करना है? ज्यादा लंबी बातें मत कर। देख, वो सामने ट्रक खड़ा है। उसमें पंजाब से आया गेहूं है। हर बोरे का वजन 50 किलो होना चाहिए। तू वहां खड़ा रहकर गिनती करेगा और अपनी इस छोटी डायरी में नोट करेगा। एक बोरा भी इधर उधर हुआ तो सीधे लाला जी की अदालत में पेशी होगी। आर्यन काम पर लग गया। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जहां बाकी मजदूर सुस्ताने लगे थे, आर्यन पसीने में लथपथ होकर भी हर बोरे को खुद तोलवा रहा था। तभी मुंशी गजाधर उसके पास आया। अरे ओ आर्यन, सुन, इधर आ। तू इतना माथापच्ची क्यों कर रहा है? देख, 100 बोरों की एंट्री कर दे और 2 बोरे साइड में रखवा दे। ट्रक वाले को भी हिस्सा मिल जाएगा और तुझे भी 2 वक्त की अच्छी रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पर मुंशी जी, लाला जी ने तो मुझे सही गिनती करने के लिए रखा है। अगर मैं 2 बोरे कम लिखूंगा तो ये तो धोखा हुआ ना। बेटा, इसे धोखा नहीं, दस्तूरी कहते हैं। शहर में रहना है तो मगरमच्छ से बैर मत कर। लाला जी के पास करोड़ों हैं। उन्हें इन 2 बोरों से फर्क नहीं पड़ेगा, पर तेरे गांव की झोपड़ी में पक्का फर्श बन जाएगा। समझ रहा है? मुंशी जी, मेरी माँ कहती है कि चोरी की मलाई से अच्छी मेहनत की सूखी रोटी होती है। मैं झूठ नहीं लिखूंगा। अगर आपको कम लिखना है तो आप लिख दीजिए, पर मैं तो 100 बोरे ही दर्ज करूंगा। बड़ा हरिश्चंद्र बन रहा है। याद रख, यहां मेरी चलती है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो यहां तेरा टिकना मुश्किल कर दूंगा। मुश्किलें तो मेरी पुरानी दोस्त है मुंशी जी। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना करूंगा। शाम को लाला धनीराम गोदाम का चक्कर लगाने आए। उनके साथ उनका छोटा बेटा विक्की भी था, जो काफी खर्चीला और लापरवाह लड़का था। हाँ भाई आर्यन, कैसा रहा पहला दिन? कुछ समझ आया या सब ऊपर से गया? जी मालिक, सब समझ आ गया। आज 500 बोरों की आवक हुई है। सबका वजन और नंबर मैंने इस डायरी में लिख दिया है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। साफ सुथरा काम है। गजाधर, तूने इसे कुछ सिखाया या सिर्फ पान ही चबाया? अरे मालिक, इसे तो मैं ही सिखा रहा हूं। बस थोड़ा जिद्दी है लड़का। शहर के तौर तरीके समझने में वक्त लगेगा। तभी विक्की आगे आया और उसने आर्यन को हिकारत से देखा। पापा, आपने इस गंवार को मुंशी का काम दे दिया। देखिए इसके कपड़े, इससे तो बदबू आ रही है। ऐसे लोग हमारे ऑफिस की शान खराब करते हैं। छोटे मालिक, पसीने की बदबू तो काम करने वालों की पहचान होती है। अगर मेरे कपड़े फटे हैं तो ये मेरी गरीबी है, मेरा चरित्र नहीं। आप मेरा काम देखिए, मेरी सूरत नहीं। जबान बहुत चलती है तुम्हारी। पिताजी, इसे हटाओ यहाँ से। चुप रहे विक्की। मुझे काम करने वाले लोग चाहिए, सजने दजने वाले नहीं। आर्यन, तू अपना काम जारी रख। और गजाधर, कल सुबह मुझे नारियल के तेल का पूरा स्टॉक चेक चाहिए।
रात को जब आर्यन एक सस्ती सी धर्मशाला में लेटा था, उसके पास मुंशी गजाधर का एक आदमी आया। ओ छोरे, मुंशी जी ने कहा है कि कल सुबह के स्टॉक में 10 टिन तेल गायब दिखाना है। अगर तूने ऐसा किया तो ये 500 रुपए तेरे, और अगर मना किया तो शहर की सड़कें बहुत सुनसान होती हैं। मुंशी जी से कह देना, मैं मौत से डरता तो गांव से यहां नहीं आता। पैसे अपने पास रखें, मैं सच ही लिखूंगा। अगले दिन सुबह आर्यन जैसे ही गोदाम पहुंचा, उसने देखा कि गोदाम का ताला टूटा हुआ था। मुंशी गजाधर पहले से ही वहां था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। लूट लिया, बर्बाद हो गए। लाला जी, देखिए क्या हो गया। लाला धनीराम तुरंत वहां पहुंचे। क्या हुआ गजाधर, इतना शोर क्यों मचा रखा है? मालिक, कल रात गोदाम में चोरी हो गई। नारियल तेल के 20 टिन गायब हैं। और देखिए, ताले की चाबी तो कल शाम को इस आर्यन के पास ही थी। मैंने खुद इसे चाबी देते हुए देखा था। क्या मुंशी जी, आप झूठ बोल रहे हैं? चाबी तो आपने कल शाम को मुझसे वापस ले ली थी, ये कहकर कि आप देर तक रुकेंगे। झूठ, सरासर झूठ। मालिक, इसके झोले की तलाशी लीजिए। मुझे पक्का यकीन है कि इसने चाबी कहीं छुपाई होगी या किसी को दी होगी। मैंने कहा था ना पापा, ये चोर है, पुलिस को बुलाओ अभी। मालिक, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। मुंशी जी मुझे फंसा रहे हैं क्योंकि मैंने कल रिश्वत लेने से मना कर दिया था। चुप हो जाओ। आर्यन, अगर तूने चोरी नहीं की तो तेरे झोले में गोदाम की दूसरी चाबी क्या कर रही है? गजाधर, तलाशी लो इसकी। मुंशी गजाधर ने झपट्टा मारकर आर्यन का झोला छीना और उसमें हाथ डाला। बाहर निकली गोदाम की पीतल की चाबी। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये यहां कैसे आई? मां की कसम मालिक, मैंने ये चाबी नहीं रखी। अब मां की कसम खा रहा है। चोरी और ऊपर से सीना जोरी। मालिक, इसे अभी बाहर निकालिए और पुलिस नहीं, मैं इसे एक मौका दूंगा। आर्यन, मैं तुझे जेल नहीं भेज रहा, पर आज से तू काम पर नहीं आएगा। जब तक तू अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं लाता, तू मेरे लिए एक चोर है। निकल जा यहां से। आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसने लालाजी की तरफ देखा, फिर मुंशी की उस कमीनी मुस्कान की तरफ। वो बिना कुछ बोले अपना फटा झोला उठाकर गोदाम से बाहर निकल गया। उसे लग रहा था जैसे उसकी ईमानदारी का चिराग बुझ गया हो। शहर की सड़कों पर आर्यन आवारा बादलों की तरह भटक रहा था। रात गहरा रही थी और उसके कानों में अब भी लाला धनीराम के वो शब्द गूंज रहे थे, तू मेरे लिए एक चोर है। उसका मन कर रहा था कि अभी गांव लौट जाए, पर फिर उसे सावित्री का चेहरा याद आया। नहीं, अगर मैं आज गांव गया तो मैं सिर्फ एक बेटा नहीं, बल्कि एक चोर बेटा बनकर लौटूंगा। मां की ईमानदारी पर दाग लग जाएगा। लोग कहेंगे सावित्री का बेटा शहर गया था चोरी करने। मुझे सबूत ढूंढना ही होगा, चाहे जो हो जाए। वो उसी पुरानी धर्मशाला के बाहर एक कोने में बैठा था। तभी वहां रामू काका, गोदाम का सबसे पुराना मजदूर, दबे पांव आया। उसके हाथ कांप रहे थे। चुप रहना आर्यन, जोर से मत बोलना। मुंशी के जासूस हर जगह है। अगर किसी ने मुझे तेरे साथ देख लिया तो मेरी खैर नहीं। रामू काका, आप यहाँ? क्या आपको भी लगता है कि मैंने चोरी की है? क्या आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं बेटा, मैं जानता हूं कि तू कैसा लड़का है। मुंशी गजाधर ने तेरे झोले में चाबी तब डाली थी जब तू दोपहर में पानी पीने गया था। मैंने अपनी आंखों से उसे ऐसा करते देखा था, पर डर के मारे चुप रहा। तो आपने बताया क्यों नहीं लाला जी को? क्यों चुप रहे आप? क्या मेरी इज्जत की कोई कीमत नहीं थी? बेटा, मेरी बेटी की शादी है अगले महीने। अगर मैं मुंशी के खिलाफ बोलता तो वो मुझे काम से निकलवा देता और मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाती। पर मेरा ज़मीर मुझे काट रहा था, इसलिए यहां आया हूं। काका, अब रोने से काम नहीं चलेगा। बताइए, वो चोरी का माल कहाँ है? मुंशी इतना सारा तेल एक दिन में नहीं बेच सकता। उसने कहीं ना कहीं तो छुपाया होगा। वो माल शहर के पीछे वाले पुराने कबाल खाने में छुपा है, जो मुंशी गजाधर का साला चलाता है। आज रात 2 बजे वो लोग उसे दूसरे शहर भेजने वाले हैं। अगर तू अभी गया तो शायद कुछ मिल जाए। शुक्रिया काका, आपने मुझे रास्ता दिखा दिया।
अब अपनी इज्जत मैं खुद वापस लाऊंगा। रात के 2 बज रहे थे। कबाड़खाने के बाहर सन्नाटा था। आर्यन ने देखा कि एक बड़ा ट्रक वहां खड़ा है और कुछ लोग तेल के डिब्बे लाद रहे हैं। वहां मुंशी गजाधर भी मौजूद था, जो बीड़ी पीते हुए हुक्म दे रहा था। जल्दी करो, अगर सूरज निकलने से पहले ये ट्रक यहाँ से नहीं निकला तो सब पकड़े जाएंगे। वो गंवार छोरा तो गांव भाग गया होगा, अब कोई डर नहीं है। मुंशी जी, वो लड़का इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं लग रहा था। कहीं वो पुलिस के पास चला गया तो? अरे पुलिस क्या करेगी? लाला मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करता है। मैंने उसे ऐसा भड़काया है कि वो अब आर्यन की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। पैसा फेंको, तमाशा देखो। अब ये सारा माल बिकेगा और आधा मुनाफा मेरी जेब में। आर्यन झाड़ियों के पीछे से ये सब अपने पुराने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था, पर तभी उसका पैर एक खाली कनस्तर से टकरा गया। ठन्नन। कौन है वहां? पकड़ो उसे, कोई देख रहा है। आर्यन भागा, पर 3 गुंडों ने उसे घेर लिया। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। मुंशी, तेरा पाप का घड़ा भर गया है। आज तेरा असली चेहरा लाला जी के सामने आकर रहेगा। तूने मेरी मां की सीख का अपमान किया है। अरे ओ छोरे, तू अभी बच्चा है, मारो इसे। इसका किस्सा यहीं खत्म कर दो और मोबाइल छीन लो। गुंडों ने आर्यन को पीटना शुरू किया। उसके सिर से खून निकलने लगा, पर उसने अपना मोबाइल सीने से चिपकाए रखा। तभी अचानक वहां हेडलाइट की तेज रोशनी पड़ी। लाला धनीराम की गाड़ी वहां आ पहुंची। दरअसल आर्यन ने वहां आने से पहले एक राहगीर के हाथ लाला जी को एक चिट्ठी भिजवाई थी कि अगर उन्हें सबूत चाहिए तो फौरन कबाड़खाने पहुंचे। ये क्या तमाशा है? गजाधर, तू यहाँ क्या कर रहा है इस वक्त? और ये गुंडे कौन हैं? मालिक, मुझे पता चला कि ये चोर आर्यन यहाँ माल बेचने आया है, इसलिए मैं इसे पकड़ने आया हूँ। देखिए, ये भाग रहा था। झूठ, सब झूठ है मालिक। मुंशी जी ही असली चोर हैं। ये मोबाइल देखिए, इसमें इनकी सच्चाई कैद है। लाला जी ने रिकॉर्डिंग सुनी। मुंशी की आवाज साफ थी। लाला मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करता है। मैंने उसे भड़काया है। गजाधर, मैंने तुझे अपना भाई समझा और तूने मेरी ही पीठ में खंजर भोंपा और इस मासूम बच्चे को तूने चोर बना दिया। लानत है तुझ पर। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। लालच ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैं सारा माल वापस कर दूंगा। तू अब माल नहीं, जेल जाएगा। गार्ड, पुलिस को फोन करो। पुलिस आई और मुंशी को ले गई। आर्यन बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी ईमानदारी पर शक किया। तूने आज अपनी जान की परवाह नहीं की, सिर्फ अपनी सच्चाई के लिए। तू तो हीरा है बेटा। मालिक, मेरी मां कहती है कि सच को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। मुझे बस खुशी है कि मेरी मां का सिर अब नहीं झुकेगा। चल मेरे साथ हवेली। आज से तू मेरा मुंशी नहीं, मेरा मैनेजर बनेगा और कल हम तेरे गांव चलेंगे तेरी मां का आशीर्वाद लेने। शहर की उस खौफनाक रात के बाद अगली सुबह बिल्कुल अलग थी। आर्यन के सिर पर पट्टी बंधी थी, पर उसके चेहरे पर हार की थकान नहीं, बल्कि जीत का नूर था। लाला धनीराम ने उसे अपनी आलीशान हवेली के गेस्ट रूम में ठहराया था। सुबह के 9 बज रहे थे। लाला धनीराम अपने हाथ में कुछ कागजात लिए आर्यन के पास आए। कैसे हो बेटा आर्यन? दर्द तो ज्यादा नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि जख्म गहरा है, पर तुम बहादुर हो। नहीं मालिक, शरीर का घाव तो भर जाएगा, पर कल रात जो सुकून मिला है उसने मेरी सारी तकलीफें मिटा दी हैं। बस अब मुझे गांव जाना है। मां राह देख रही होगी। गांव तो हम जरूर चलेंगे, पर अकेले नहीं। ये देखो, आज से तुम मेरे शहर और गांव के बीच होने वाले सारे अनाज व्यापार के मुख्य मैनेजर हो। ये तुम्हारी नियुक्ति का पत्र है और ये रहा तुम्हारा पहला एडवांस पगार, 10,000 रुपए। इतने पैसे? मालिक, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। बेटा, ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। तुमने मेरे करोड़ों का नुकसान बचाया और सबसे बड़ी बात, मेरी आंखें खोल दी। अब उठो, तैयार हो जाओ। तुम्हारी मां को यह खुशखबरी खुद जाकर देनी है। 2 घंटे बाद लाला धनीराम की चमचमाती लाल कार गांव की ऊबर खाबर पगडंडियों से होती हुई आर्यन की झोपड़ी के सामने रुकी। गांव के लोग हैरान थे। मुखिया जी और करीम चाचा भी दौड़कर वहां जमा हो गए। अरे ये तो आर्यन है, और ये इतनी बड़ी गाड़ी किसकी है? आर्यन गाड़ी से उतरा और सीधे अपनी झोपड़ी की ओर भागा।
सावित्री बाहर ही बैठी थी। उसकी धुंधली आंखें सड़क की ओर ही टिकी थीं। माँ, मैं आ गया माँ। देखो तुम्हारा बेटा चोर नहीं, मैनेजर बनकर लौटा है। मेरा लाल, मुझे पता था कि तू कभी मेरा सिर झुकने नहीं देगा। पर ये सिर पर पट्टी कैसी? क्या हुआ तुझे? तभी लाला धनीराम आगे आए और सावित्री के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बहन जी, आप धन्य हैं। आपने बेटे को जो संस्कार दिए हैं, उसने आज शहर के बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा दी। मैं इसे पहचान नहीं पाया था, पर इसने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी सच्चाई साबित की। लाला जी, हम तो डर गए थे कि कहीं शहर की भीड़ में हमारा बच्चा खो न जाए। खोया नहीं मुखिया जी, इसने तो अपना रास्ता खुद बनाया है। आज से आर्यन मेरे व्यापार का मुख्य स्तंभ है। और सुनिए, कल से इस झोपड़ी की जगह एक पक्का मकान बनना शुरू होगा, जिसका नाम होगा ईमानदारी निवास। नहीं मालिक, मकान तो मैं अपनी मेहनत की कमाई से बनाऊंगा। आपने मुझे काम दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। देखा सावित्री, तेरा बेटा बिल्कुल अपने पिता जैसा निकला। पसीने की कमाई पर ही विश्वास रखता है। कुछ समय बाद गांव के चौपाल पर एक छोटी सी सभा हुई। आर्यन ने सबके सामने अपनी सफलता की कहानी सुनाई। गांव के भाइयों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गरीबी हमें कमजोर कर सकती है, पर बेईमान नहीं। अगर हम अपनी सच्चाई पर टिके रहें, तो भगवान खुद हमारी मदद के लिए किसी न किसी रूप में आता है। आज मेरे पास काम है, इज्जत है, और सबसे बड़ी बात, मेरी माँ की आंखों में सुकून है। बेटा, आज से तेरा असली इम्तिहान शुरू हुआ है। जब हाथ में पैसा आता है तो अहंकार भी साथ आता है। याद रखना, तू जहां से चला था, उस धूल को कभी भूलना मत। हमेशा याद रखूंगा माँ। आपकी दी हुई सीख ही मेरा सबसे बड़ा धन है। आर्यन अब से लाला धनीराम के यहाँ मैनेजर की नौकरी करता है। लाला धनीराम ने आर्यन और उसकी माँ को अपनी हवेली का एक रूम रहने के लिए दे दिया। अगर आपको हमारा स्टोरी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।